कबीर और बाकी दोस्त वापस घर लौटे। जय बीच रास्ते से ही जोधपुर के लिए निकल गया था, क्योंकि उसे फिर दिल्ली माही के पास भी जाना था। ऋषभ को वापस लौटा देख टेरेस पर खड़ी तारा ने उसे ऊपर आने का इशारा किया। यह देख ऋषभ बड़बड़ाते हुए सीढ़ियों की तरफ चल दिया। कभी कभी तो दिल करता है कि इसका गला दबा दूं। जब देखो मेरे साथ ही पंगे लेती रहती है। यह नहीं है कि प्यारा सा दोस्त इतने दिनों बाद लौटा है तो उसका अच्छे से स्वागत सत्कार करे, लेकिन नहीं, इसे तो कलछी और झाड़ू से मेरा स्वागत करना है। देव और कबीर ने उसे ऐसे जाते देखा तो हंस दिए। देव, लगता है तारा ने इसका कोई इंतजाम कर दिया है। कबीर, सही भी है, मैं तब तक जाकर माँ को मनाने की कोशिश करता हूँ। देव, हाँ जल्दी जा। कबीर चौंका, तू नहीं आ रहा साथ में? देव, यार देख, रोहन गया है अंश को घुमाने और साहिबा भाभी मंजीते के पास हैं। तारा ले गई ऋषभ को और तू जा रहा है राधा माँ के पास, तो मेरी बेचारी मौली तो अकेली रह गई ना। अब उसका भी तो ख्याल रखना है कि नहीं? कबीर ने उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाई। चल जा। देव मौली को ढूंढने चला गया। कबीर भी कुछ सोचकर माँ के कमरे में जाकर खड़ा हो गया। माँ ने देखा कि उसका चेहरा उतरा हुआ है तो बड़े प्यार से उसे अपने पास बुलाया। क्या हुआ बच्चे, तू इतना उदास क्यों लग रहा है? कोई परेशानी है तो अपनी माँ को बता। कबीर, आप बदल गई हो, अब आप मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करती। यह सुन माँ ने अचंभे से कहा, किसी ने कुछ कहा क्या? तू तो मेरा राजा बेटा है, तुझ पर तो मैं आंखें बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। कबीर उनके पास बैठ गया। हाँ, देखा मैंने कि कैसे आपने उस रावण के कहने पर मान लिया कि वह डराने वाला प्लान मेरा था। राधा माँ हंसने लगी। मुझे पता है कि वो प्लान तेरा नहीं था। कबीर, आप मेरा दिल रखने के लिए कह रही हो ना? मुझे लगता है कि आप ऋषभ को मुझसे ज्यादा प्यार करती हो, मेरी किसी को फिक्र ही नहीं। राधा माँ, ऐसे नहीं बोलते। कबीर, आज तो आपको पता चल गया कि ऋषभ झूठ बोल रहा है, लेकिन बाद में कभी फिर से कुछ झूठ बोला और आपने विश्वास कर लिया तो मेरा क्या होगा? राधा माँ, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कौन सा बेटा क्या कर सकता है और क्या नहीं। कबीर, होगा माँ, जरूर होगा। राधा माँ, अच्छा तू क्या चाहता है यह बता, कैसे भरोसा दिलवाऊं तुझे? कबीर, यह ऋषभ सभी को परेशान करता है, इस बार हमें इसे परेशान करना होगा। जब इस पर खुद गुजरेगी तो ही समझ में आएगा कि इसकी हरकतों की वजह से हम लोग कितना परेशान होते हैं। राधा माँ सोच में पड़ गई। ऐसा करना जरूरी है क्या? कबीर गुस्सा होने का नाटक करते हुए बोला, देखा, आप मना कर रही हो, वो जो चाहे करे, पर हम कुछ नहीं कर सकते। राधा माँ हंसी। आज कई सालों बाद तूने कोई जिद की है माँ से। अच्छा बता, क्या शरारत करनी है तुझे उसके साथ? कबीर ने उन्हें अपना सारा प्लान समझाया। माँ हंसने लगी। क्यों बेचारे बच्चे को परेशान कर रहा है? कबीर, माँ सगाई तक की ही तो बात है, फिर तो उसको पता चल ही जाएगा कि उसकी शादी सुनी के साथ है, ना कि निशा के साथ। राधा माँ, ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन तुझे भरोसा दिलाने के लिए, और यह मैं पहली और आखिरी बार कर रही हूँ। कबीर, थैंक यू माँ। देव मौली के पास पहुंचा ही था कि नमन का फोन आया और अपने घर बुलाया। कबीर को माँ से बातें करते और ऋषभ को तारा से उलझते छोड़ वो मंजीत को लेकर उसके घर के लिए निकल गया। रास्ते में रोहन मिला तो उसे भी साथ ले लिया। ऋषभ टेरेस पर पहुंचा तो तारा को आराम से बैठे पाया। आ गए होने वाले दूल्हे राजा, आओ बैठो जरा, कहते हुए उसने अपने सामने रखी चेयर की तरफ इशारा किया। ऋषभ शक की निगाहों से देखते हुए उसके पास आया और जैसे ही सामने रखी चेयर पर बैठने को हुआ कि रुक गया। उसने सबसे पहले चेयर को अच्छे से चेक किया कि वह कहीं से टूटी हुई तो नहीं है। तारा, पहले एक बार गिरा चुकी हूं तुम्हें, ऐसे रोज रोज थोड़े ही एक ही तरीकों को अपनाऊंगी। ऋषभ चेयर पर बैठ गया और रौब दिखाते हुए बोला, जल्दी कहो क्या कहना है, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। तारा, अच्छा जी, ठीक है, सीधे मुद्दे पर आते हैं। रोहन की सगाई में तुम तो थे नहीं, इसलिए सोचा कि तुम्हें कुछ बता दूं। उस वक्त राशि के साथ साथ उसकी दोस्त तेजस्विनी भी आई थी। सच्ची यार, बड़ी प्यारी है वो, बिल्कुल मेरे कबीरे की तरह। ये वही है जिससे तुम्हारी शादी की बात चली थी। खैर, तुम जैसे गधे से यही उम्मीद की जा सकती है कि इतनी अच्छी लड़की का रिश्ता ठुकरा दिया। मुझे तो वह बड़ी पसंद आई
तुम्हें तो निशा पसंद है, आ जाएगी कुछ दिनों में, अपना काम खत्म कर तुम्हारी निशा। ऋषभ हल्के से मुस्कुरा दिया और सोचने लगा, अब इसे क्या पता कि मेरी शादी तो तेज से ही होने वाली है। इसे डराने के चक्कर में मैं माँ से बात करना ही भूल गया। इससे निपटकर माँ के पास जाऊंगा बात करने। तारा, कहाँ खो गए? ऋषभ, कहीं नहीं, तुम्हारा हो गया तो अब मैं जा रहा हूँ, और भी काम है मुझे। तारा, 1 मिनट रुको तो। उसने ऋषभ को एक मैसेज किया, जरा इसे चेक करो। ऋषभ ने अपना फोन देखा, क्या है ये? तारा, खुद ही मैसेज खुलकर देख लो ना। ऋषभ ने मैसेज ओपन किया तो दंग रह गया, क्योंकि आज सुबह जो उसकी राधा माँ से पिटाई हुई और तारा ने कलची से उसे जो मारा था, फिर उसका उठक बैठक वगैरह सब कुछ उसमें मौजूद था। ऋषभ हैरान सा तारा को देखने लगा। ये कब किया तुमने? तारा नमन को याद कर हंस पड़ी। ये सब छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। मैं सोच रही हूँ कि ये वीडियो राशि को भेज दूँ, ताकि उसे भी तो पता चले कि उसके जेठ जी घर पर कैसे अपनी बहादुरी का इनाम पाते हैं। ऋषभ सोच में पड़ गया। राशि का तो फिर भी ठीक है, वो कौन सी दूध की धुली है, लेकिन अगर उसके पास मौजूद तेज ने ये वीडियो देखा तो मेरी तो सारी इमेज मिट्टी में मिल जाएगी। तारा, क्या सोच रहे हो? कर दूं राशि को सेंड? ऋषभ, तुम कब सुधरोगी? तारा, जिस दिन तुम सुधर जाओगे उस दिन। ऋषभ, इसका मतलब कभी नहीं सुधरोगी। बताओ क्या करना है मुझे? तारा, होशियार हो, पहले तो कान पकड़कर सॉरी बोलो। ऋषभ ने मजबूरन उसे सॉरी बोल दिया कान पकड़कर। तारा, मुझे ना कैलाश काका की दुकान पर जाकर कुछ सामान लेना है, तो तुम मुझे वहां लेकर जाओगे। बाकी क्या करवाना है बाद में देखेंगे। कैलाश भाई का नाम सुन ऋषभ हड़बड़ा उठा। वहां नहीं जाऊंगा मैं, जब देखो अपनी बेटी की मुझसे शादी कराने की बात करते रहते हैं। कुछ और काम बोलो। तारा, नहीं, यही काम है, अभी चुपचाप चलो। वो ऋषभ को ना चाहते हुए भी जबरदस्ती अपने साथ ले गई। घंटे भर बाद वापस लौट ऋषभ माँ के पास पहुंचा। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। राधा माँ सचेत हो गईं कि ये जरूर अपनी और सुनी की शादी की बात करने आया है। हाँ, बोलना। ऋषभ, माँ आपके लिए समाज ज्यादा जरूरी है या मेरी खुशी? राधा माँ, कहना क्या चाहता है? ऋषभ, अगर कभी आपको मुझ में से या समाज में से किसी एक को चुनने को कहा जाए तो आप किसे चुनोगी? राधा माँ, मैं पहले मुद्दा समझूंगी, फिर जो भी सही होगा मैं उसे ही चुनूंगी। लेकिन आज तू ऐसे क्यों पूछ रहा है? कुछ बात है क्या? ऋषभ कुछ पलों तक चुप रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मेरा मतलब है कि मैं निशा से शादी नहीं कर सकता। राधा माँ गुस्सा होने का नाटक करते हुए बोली, ये क्या बोल रहा है तू? कुछ ही दिनों में शादी है और तू कह रहा है शादी नहीं करनी? अब क्या दिक्कत है तुझे? तेरी पसंद की लड़की से तेरी शादी करवा रही हूँ, फिर क्यों मना कर रहा है अब? ऋषभ उन्हें शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। राधा माँ, हाँ बोल। ऋषभ ने माँ को अपने और सुनी के बारे में सब बता दिया और साथ ही कबीर के फैसले के बारे में भी बताया। आप ही बताओ माँ कि मैं निशा से शादी कैसे कर सकता हूँ, जबकि प्यार तेज से करता हूँ। मैंने तो बोल दिया था कबीर को, और तेज को भी भरोसा दिलाकर आया हूँ कि आप मेरा ही साथ देंगी, और अगर समाज वालों ने कुछ कहा तो मैं उन्हें देख लूंगा। आप बस जल्दी से हाँ कर दो, फिर मैं तेज को भी खुशखबरी सुना दूं। वो बेचारी काफी परेशान है। राधा माँ गंभीरता से बोली, और निशा, क्या उसके साथ सही हो जाएगा सब? उसकी कितनी बदनामी होगी ये सोचा है तूने? ऋषभ, आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक गलती पर पर्दा डालने के लिए दूसरी बड़ी गलती करना भी तो सही नहीं। मैं बात कर लूंगा निशा से, समझा लूंगा उसे। राधा माँ उठ खड़ी हुई। तुम्हारी हर हरकत को बचपना समझकर माफी दी है, लेकिन इस बार मैं कबीर की बात से सहमत हूँ। तेरी शादी उसी लड़की से होगी जिससे तय हुई है। ऋषभ यह सुनकर दंग रह गया। माँ, ये गलत है, मैं तेज से ही। राधा माँ ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहती। अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम्हें माँ चाहिए या तेज। तुम्हारा जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा। ऋषभ कुछ वक्त तक अविश्वास से उन्हें देखता रहा कि माँ भी उसके खिलाफ कैसे हो सकती हैं। वह उदास सा बोला, अगर मैं कहूं कि मुझे दोनों चाहिए तो? राधा माँ, नहीं ऋषभ, इस बार ऐसा नहीं होगा, तुम्हें एक को ही चुनना होगा। राधा माँ ऋषभ को अकेले छोड़ वहां से जाने लगी। उन्होंने रुक कर ऋषभ को देखा।
5 दिन बाद तेरी होने वाली बीवी यहाँ आ रही है। उम्मीद करती हूँ कि तू उसे परेशान नहीं करेगा इन बेफिजूल की बातों से। ऋषभ सोच में पड़ गया कि कैसी मुसीबत में फंस गया, क्योंकि वो ना तो माँ को छोड़ सकता है और ना ही तेज को। माँ उदास सी आंगन में आ गई और वहां पहले से इंतजार कर रहे कबीर से बोली, मेरा मन नहीं मान रहा ऋषि को ऐसे तंग करने के लिए, बेचारे का मुंह उतर गया था। तभी देव, मंजीत और रोहन भी नमन के यहाँ से आ गए। आज नमन की छुट्टियां भी खत्म हो गई थी तो वो वापस चला गया था। देव, वो भी तो कितना परेशान करता है हमें, और गलती तो उसने की थी ना, बिना पूरी बात जाने निशा से शादी को हाँ बोल दिया। निशा अगर सच में उससे प्यार करती होती तो कितनी दिक्कत हो सकती थी। मंजीत, 7 दिन बाद दोनों की सगाई है तो ऋषभ को सच पता चल ही जाएगा, फिर 2 दिन बाद शादी है। रोहन, एक बात समझ नहीं आ रही कि भाभी जब सगाई से पहले ही आ जाएंगी तो ऋषभ भाई को तो तभी पता चल जाएगा ना। इतने में साहिबा, मौली और तारा भी वहां आ गई। साहिबा, नहीं पता चलेगा। देव, वो कैसे? मौली, हमारे पास एक प्लान है। उसने सभी लोगों से कुछ कहा तो सभी मुस्कुरा दिए। मंजीत, वैसे ही प्लान है किसका? कोई कुछ बोल पाता कि कबीर बोला, ये पक्का तारा का प्लान होगा, क्योंकि ऐसे प्लान तो यही बना सकती है। मौली खुश होते हुए बोली, बिल्कुल सही कहा तुमने कबीर, ये हमारी चापली का ही दिमाग है। उधर ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। रात हो चली थी, वो टेरेस पर चुपचाप बैठा था। काफी सोचने के बाद उसने तेज को फोन कर सब कुछ सच सच बताने का फैसला किया। ऋषभ ने स्विनी को कॉल की। दूसरी ओर स्विनी और राशि अपनी शादी की शॉपिंग कर घर आ सभी के साथ बैठी गपशप कर रही थी। स्विनी का मन बातों में कम, फोन पर ज्यादा था, क्योंकि घर पहुंचने के बाद उसने एक भी कॉल नहीं किया था और स्विनी को उसकी बहुत याद आ रही थी। वह फोन चेक कर ही रही थी कि ऋषभ की कॉल आती देख बड़ी खुश हुई और उठकर राशि वाले कमरे में चली गई, जिसमें इन दिनों वह ठहरी हुई थी। राशि भी उसके पीछे पीछे आ गई और साथ बैठ गई। उसने स्विनी को फोन का स्पीकर ऑन करने के लिए कह दिया। स्विनी ने कॉल रिसीव की और स्पीकर ऑन किया। हेलो। ऋषभ ने जब उसकी खुशी से भरी आवाज सुनी तो आत्मग्लानि में भर उठा कि क्या कहेगा तेज को, जबकि उसे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। वह तो तेज को भरोसा देकर आया था कि उन दोनों की ही शादी होगी, लेकिन यहाँ तो सारा मामला ही बिगड़ गया। उसने पूछा, कैसी हो? ऋषभ की आवाज में छुपी उदासी को स्विनी भाप गई। हम तो ठीक हैं, लेकिन आपको क्या हुआ? ऋषभ, नहीं, कुछ भी तो नहीं। स्विनी, आपकी आवाज से साफ पता चलता है कि आप परेशान हैं, बताइए ना क्या हुआ है? ऋषभ, मैंने माँ से बात की आज हमारे बारे में। स्विनी, माँ मान तो गई ना? ऋषभ चुप लगा गया। तभी स्विनी को घरवालों के प्लान का याद आया तो समझ गई कि माजरा क्या है। ऋषभ के माथे पर सिकन आ गई थी कि क्या बोले। स्विनी अनजान बनते हुए बोली, बोलिए ना, क्या हुआ है? ऋषभ ने उसे सब कुछ कह सुनाया। स्विनी, आपने क्या सोचा है फिर? ऋषभ, कैसे सोचूं? एक तरफ तुम हो और एक तरफ माँ, दोनों ही मेरे लिए जरूरी हो। स्विनी, पर माँ ने तो कहा है कि आपको एक को ही चुनना होगा। ऋषभ झुंझलाया, नहीं चुन सकता यार, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? स्विनी, हम माँ को चुनते और आपसे भी वही उम्मीद करेंगे। ऋषभ, लेकिन तुम्हारा क्या? मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैंने तुम्हें वादा किया था कि शादी करूंगा तुमसे। स्विनी उदास सी हो गई। जरूरी तो नहीं कि हम जो चाहें हमें मिलेगा, कुछ को सिर्फ दूर से ही देखा और जिया जा सकता है। हम भी आपकी यादों के सहारे सारी जिंदगी काट लेंगे, लेकिन अपनी वजह से आपके सिर से एक बार फिर से माँ का साया नहीं उठने देंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आज के बाद हम ना मिलें और ना ही कोई बात करें। राशि ने देखा कि स्विनी झूठ में भी ऋषभ से अलग होने की बात पर भी भावुक हो गई है। ऋषभ उसकी बात सुन दंग रह गया। तुम इतनी आसानी से कैसे कह सकती हो ये सब? मैं कुछ सोचता हूँ, कुछ कांड करता हूँ जिससे माँ को मानना ही पड़े। स्विनी कुछ कहती कि राशि ने अपने फोन में कुछ लिख उसे पढ़ने का इशारा किया और ऋषभ को बोलने का इशारा कर दिया। स्विनी ने ना चाहते हुए भी ऋषभ की कसम की वजह से उसे पढ़ते हुए ऋषभ से बोली, नहीं, आप कुछ भी कांड या चाल नहीं चलेंगे और चुपचाप माँ की पसंद की लड़की से ही शादी करेंगे। आपको हमारी कसम है। ऋषभ यह सुनकर गुस्सा हो गया। मैं तुम्हारी तरह त्याग की मूर्ति नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा ये सब। स्विनी, हमें जो कहना था कह दिया, बाकी आपके हाथ में है कि आपको हमारी बात का मान रखना है या नहीं। हम राशि के साथ नहीं आ पाएंगे,
सीधे शादी वाले दिन ही आएंगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप दूल्हे के लिबास में कैसे लगते हैं। आइंदा में फोन नहीं कीजिएगा। स्विनी ने कॉल कट कर दी और रोने लगी। राशि, जब हमें सच पता होते हुए भी इतना बुरा लग रहा है तो सोचो ऋषभ जी पर क्या गुजर रही होगी। राशि ने उसे चुप कराया। विदाई के टाइम पर रो लेना यार, अभी तो बस थोड़ी सी शरारत के दिन है। शादी के बाद इन्हीं बातों पर हम हंसा करेंगे। ऋषभ आंखों में आंसू लिए बैठा रह गया। उसे कहीं से कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही थी। पहले उसे शक था कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन आज तो माँ ने भी वही बात की और माँ ऐसे मजाक नहीं करेंगी। जय जोधपुर पहुंचकर सो गया था। अब जागा तो उठकर माँ पापा से मिलने उनके कमरे की तरफ चल दिया। उन दोनों की बातों की आती आवाज़ें सुन वो उनके कमरे के दरवाजे पर ही रुक गया और उनकी बातें सुनने लगा। पापा, तुम्हें पता तो है कि जय के सामने आते ही मैं इमोशनल हो जाता हूँ। मुझसे नहीं होगा, तुम ही बोलना उससे ये झूठ। माँ, मुझसे भी कहाँ बोला जाता है। इसके लिए सिन्हा सर ने जो जाल बिछा दिया है कि इसे अभी ना बताएं कि इसकी शादी माही से तय हो चुकी है। पापा, बाद में इसे जब सच पता चलेगा तो कितना खुश होगा मेरा बेटा। हैरान जय ने ये सारी बातें सुनी तो अपने साथ हुए कांड का एहसास हुआ। वह अपने कमरे में लौटकर हंसने लगा। इसका मतलब ऋषभ सर के साथ साथ मेरे साथ भी कांड किया जा रहा था। अब मुझे भी तो हिसाब बराबर करना पड़ेगा ना।